एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी, और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे, और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है। और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक, और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ। मैं सोखा रोड पर रहता था, रेजिडेंस पर। कहा, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व तो आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे, और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय संगठन के काम करने में भी। मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे, जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं पहले ही कर ली हैं, मैंने मुख्यमंत्री वगैरह बनने की पहले ही, जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे उस समय भी, मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग, जिसे कहते हैं ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही है उनके अंदर। फिर दुनिया के कई देशों का बहुत पहले ही उन्होंने दौरा किया है, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और उन देशों को, उस देश में रहने वाले लोगों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है, और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से।
घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता के भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आज आ जाते हैं। और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के यह संभव नहीं होता। और मुझे लगता है परमात्मा ने उनको कुछ वो सोच समझकर इस धरती पर भेजा है। मैं हिमाचल का विपक्ष का नेता था, वो मेरे प्रभारी बन गए। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न, डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊंगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। मध्य प्रदेश के प्रभारी रहते हुए कई कार्यकर्ताओं से उनका परिचय हुआ, व्यापक पैमाने पर उन्होंने प्रवास किया। और अब भी जब मैं कभी उनके पास जाता हूं तो वो किसी कार्यकर्ता के बारे में पूछ लेते कि उनका क्या हाल है। एक बार उन्होंने लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी जो पहले राजस्व मंत्री रहे थे उनके बारे में पूछ लिया। तो मैंने उनको बताया कि अब उनकी उम्र तो काफी हो गई, 100 साल के आसपास होगी। फिर उनका एक कार्यक्रम बना, जनजाति गौरव दिवस में, पिछले साल की बात है, 15 नवंबर को। तो हमें लगा कि गुप्ता जी को उनसे मिलवाना चाहिए। तो मैंने उनसे अनुमति चाहिए कि लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी की उम्र 100 साल हो गई है और उनसे आपको मिलवाना चाहते, तो उनका जरूर मिलूंगा। एग्जीबिशन लगी थी, कार्यक्रम के लिए लगाते हैं, उसके पास ही कुर्सी पे उनको बैठाया था। तो हमें लगा कि ऐसे ही पूछेंगे चलते चलते क्या हाल है गुप्ता जी। लेकिन जो गुप्ता जी के पास पहुंचे माननीय मोदी जी, तो झुक के उनके चरण छुए। अब ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री देश के और एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके चरण छू रहे हैं। ये अपने आप में दिल को छू लेने वाली घटना थी। और वो वरिष्ठों के प्रति कितना आदर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में जिनका योगदान है उतना उनका कितना सम्मान करते हैं, इसका ये उदाहरण था। गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी तसल्ली से मिले, बात की, कैसे हैं वो, थोड़ा कम सुनते थे एज के कारण, तो जोर से बोल के उनसे चर्चा की। और बाद में फिर मंच पे प्रधानमंत्री जी पहुंचे। बोलना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था करना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मैं चाहता हूं कि डिजिटाइज हो
तो पहले मुझे स्मार्ट डिवाइस देना है, सभी आंगनवाड़ियों के लिए स्मार्ट डिवाइस। और आप विचार करिए, मेरे लिए तो मैं बहुत ही स्तब्ध होती हूँ जब ये रिकॉर्ड पे रिफ्लेक्ट करती हूँ। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, कभी भी किसी आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस ही नहीं दिया। तो जब आप ग्रोथ को मॉनिटर करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हो, तो आप कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर उसकी समीक्षा कर सकते हो? तो आज ये आलम है कि देश में 11 लाख आंगनवाड़ीज़ में स्मार्ट डिवाइसेस हैं, 11,90,000 से ज़्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डिजिटली एंड ऑफलाइन भी ट्रेनिंग हो चुका है।